चलिए भाई स्टार्ट करें, टाइम कम है हमारे पास। लाइट बंद कर दीजिए। क्या क्या था भाई? एक्स आंटे, एक्सपोस्ट। एक्स आंटे क्या था? हमारे यहाँ शादी है। बहुत जोर की लग रही है भाई साहब। ये प्रिडिक्शंस के बारे में बात कर रहा है, प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है, और ये काम होने के बाद एक्चुअल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एक्स आंटे, और ये क्या था? याद रहेगा ना ये? ठीक है, एक्स आंटे वेरिएबल इज अ प्लान्ड और द एक्सपेक्टेड वेरिएबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, और एक्स पोस्ट वेरिएबल इज द एक्चुअल और द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखो, पानी चाहिए। ये बात ये समझो कि आप लोगों ने सिर्फ एक वर्ड बोला है प्लान्ड, और यहां पर बोला है सिर्फ एक्चुअल, लेकिन यहां पर ये बात समझो कि कैसे इन्होंने पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक्सपोज्ड वेरिएबल is the actual or the realized value of variable. Realized, actual और realized value of variable. समझ रहे हैं ना? जा रहा है ना यहां पर? ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी कि both of these terms are generally used in the context of savings and investments. मतलब कि ex ante savings, ex ante investments, एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे होगा। अच्छा, एक्स आंटे सेविंग्स क्या होगा? एक्स आंटे सेविंग्स क्या होगा सर? थोड़ा सा अगर और एहतराम से बात करी जाए तो। आप लोग समझ तो सही गए, लेकिन सेविंग्स क्या होती हैं? बार बार आप लोग यही बात बोलते हैं, और बार बार पार्ट ऑफ द इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड। याद रहेगी ये बात? ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में बस गई, चिपक गई, तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए बार बार ये चीजें निकालता हूं ताकि आप लोगों को जहन में चिपके। और अफसोस की बात यह है कि आप लोगों ने अब तक जो है इकोनॉमिक्स के लिए डेडिकेटेड रजिस्टर तक तो घोषित किया नहीं है, और अब बहुत दूर गई बात ये मेरी बातें बताने पर लिखने की बातें। ये स्लाइड्स में सारी बातें लिखी हुई नहीं होती हैं बेटा। एटलीस्ट यू शुड बी वेरी मच अटेंटिव कि अगर कोई बात ऐसी आ रही है तो आप लोग उन बातों को लिखो नोटबुक्स में। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने अभी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेविंग्स? द पार्ट ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। तो एक्स आंटे सेविंग्स क्या होगा? विच वी आर प्लानिंग कि हमें ऐसी इनकम होगी, विच वी आर प्लानिंग कि हम इतना कंजम्पशन करेंगे, विच वी आर प्लानिंग कि हमें इतने कंजम्पशन के बाद हमारी इतनी सेविंग्स हो जाएंगी। दैट इज एक्स आंटे सेविंग्स। व्हाट इज एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट्स? कौन? प्रोड्यूसर्स। इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? शेयर्स खरीदेंगे, ताजपुर में जमीनें खरीदेंगे, कहां खरीदेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इन कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स इतना प्लान कर रहे हैं कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन कैपिटल गुड्स। ये बातें अब तो एटलीस्ट याद रखनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा खासा टाइम हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं बताना चाह रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों के दिमागों में है, और जो यहां लिखा हुआ है। देखो इसका डिस्क्लोजर देखो, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होगा जैसे आप लोगों ने बोला है, लेकिन कितनी हद तक इसने अपनी आपकी वही बातें लिखने की कोशिश करी है, एंड हाउ ही हैड एक्सप्रेस्ड इट। एक्स आंटे सेविंग्स
refers to the amount of savings which household plans to save at different levels of income. याद करो वो different level of income in फलाना फलाना जो हमने लैंग्वेज सीखी थी वो सारी लैंग्वेज यहां पर उसने उठा दी. At different levels of income in the economy, this amount is given by the saving function. कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं पता इसमें, लेकिन देखो जोड़ी कैसे है इसने ये बात, और इस जोड़ने पर इसको भरपूर मार्क्स मिलेंगे. Ex ante investments refers to the amount of investments which producers, firms plans to invest at different level of income in the economy. The amount of ex ante or planned investment is determined by the relationship between investment demand and the rate of interest. ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई भी है, कोई बात नहीं. That is determined by the investment demand function. What is ex post investment? Ex post savings, sorry, first. जो हम एक्चुअल, हम कौन? हाँ, देखो ये वर्ड सीखो. देखो अब एक बार प्लीज दोबारा से बोलिए प्लीज. शाबाश. Actual or realized savings in an economy during a year, it is the sum total of planned savings or unplanned savings also. जितना मैंने प्लान नहीं किया था ये उस सेविंग्स की भी बात कर रहा है. मैंने प्लान किया था कि मैं एक महीने में 20,000 रुपए सेव करूंगा, बट मेरी अनप्लान्ड सेविंग्स नेगेटिव हो गई 10,000 से. मैंने प्लान किया था कि मैं 20,000 रुपए सेव करूंगा, मैंने 30,000 सेव कर लिया. व्हाट इज माई अनप्लान्ड सेविंग्स हियर? 10,000. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. समझ में आई ये बात? तो जब भी मैं बात करूंगा एक सांटे की, तो मैं बात करूंगा प्लान्ड की, अनप्लान्ड की बात नको करो रे बाबा. और जब भी मैं बात करूंगा एक्सपोज्ड की, तो मैं बात कर रहा हूं सम टोटल ऑफ टू थिंग्स, विच थिंग्स? प्लान्ड एंड अनप्लान्ड. ठीक है जी, समझ में आ गई बात? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ठीक है. अब क्या एक्स आंटे का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स आंटे ही पुकारते हैं इसको, या कुछ और भी नामों से पुकारा जा सकता है? इंटेंडेड, डिजायर्ड, प्लान्ड, वॉलेंटरी. कल को अगर ये किसी अलग नाम से पुकारा जाए तो प्लीज परेशान मत होना. ठीक है. अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को पुरानी चैप्टर्स का रिवीजन है और वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है. बहुत मजा आएगा अगर जो लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान देकर पिछले चैप्टर में बैठे हुए थे. मैं थोड़ा सा ब्रश अप करूंगा बस, और फिर मैं इस वाले चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाना शुरू करूंगा. हमारा मकसद क्या था? चैप्टर का मकसद, नाम क्या था बेटा? चैप्टर का नाम क्या था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. हमने दो बातें सीखी थी. एक बात तो हमने सीखी थी कि शॉर्ट रन था और दूसरा इक्विलिब्रियम आउटपुट था. शॉर्ट रन मतलब जिसमें प्रोडक्शन टेक्निक्स को चेंज नहीं करते हुए एम्प्लॉयमेंट को चेंज करके आउटपुट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है. और आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात कही जा रही थी, जिसमें हमने दो रास्ते सीखे थे. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, और दूसरी बात सीखी थी सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स. ये वही दो बातें आ गई. टू अप्रोचेस टू स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम इनकम. एएस इज इक्वल्स टू एडी अप्रोच और एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच. अभी फिलहाल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो एएस इज इक्वल्स टू एडी अप्रोच से बात कर रहा हूं. कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हम लोग इस चैप्टर के इस वाले पार्ट में रहेंगे
फिर आगे चलने के बाद हम इस वाले चैप्टर को, इस वाले पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमने अच्छे से सीखा है अभी पिछली वाली स्लाइड, पिछले वाले क्लास में, कि इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम कब होता है? जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल इक्वल हो। समोसों वाला एग्जांपल लिया था मैंने। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? अनसोल्ड स्टॉक। सप्लाई ज्यादा बना ली, समोसे खराब होके जाएंगे। कल आए नहीं थे सर आप? वीडियो देखी? थोड़ी सी देखने से क्या होगा बताओ? अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रह गई, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो क्या होगा? लॉस ही होगा, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड प्रॉफिट्स जो है, अनफुलफिल्ड प्रॉफिट्स, मुझे जो हो सकते थे प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नहीं हो पाए होंगे। अब यहां पर एक पॉइंट जोड़ा गया कि साहब इक्विलिब्रियम स्टेज कब होगी? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। क्या ये सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बट वी आर डूइंग प्लानिंग so that in actual we can be very close to of it। करीब से करीब हम एग्रीगेट सप्लाई की तरफ पहुंच जाएं, करीब से करीब हम एग्रीगेट डिमांड्स की तरफ पहुंच जाएं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बेटा। इट्स अपॉन द मार्केटिंग टेक्निक्स यू आर ड्राइविंग। अगर मैं कल तक की बात करूं, you guys are not having any demand of these tripods। आप लोगों के सामने डिमांड क्रिएट करी गई। तो क्यों करी गई? क्योंकि आपके पास सप्लाई अवेलेबल थी। पहले लोग इतने हाई फाई है, मेरे पापा आज तक शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग साबुन से सर धो लेते हैं अपना। उनके वाले जमाने में शैम्पू का कोई जमाना ही नहीं, शैम्पू का कोई जोर ही नहीं था। बट बेवजह में साहब शैम्पू 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 सिखाया गया। मेरे बाल जो है ना, उनके बालों से ज्यादा रफ हैं, उनके बाल ज्यादा सॉफ्ट हैं, उन्होंने आज तक शैम्पू ही नहीं लगाया है। तो पहले डिमांड क्रिएट करी गई, और डिमांड अगर क्रिएट हो गई तो सप्लाई फौरन लगा दी गई, और जैसी सप्लाई लगा दी गई वो फुलफिल होने लगी, बस फिर ये साइकिल घूमने लगी। फिर तो ये कौन पहले आया है, इसको कहने से अच्छी बात यह है कि क्रिएशन ऑफ सप्लाई, क्रिएशन ऑफ डिमांड किया गया है पहले, और वो हर चीज में होता है, वो हर चीज में होता है। मुरादाबाद में अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल भी डिनर्स के लिए बाहर आउटिंग करने का प्रोग्राम पहले नहीं होता था। आज से मैं 5 साल पहले की बात करूं तो बेवजह में डिमांड क्रिएट करी गई। आज चलन देखो, सब लोग सैटरडे, आज सैटरडे है, सब लोग आउट होंगे इंक्लूडिंग मी। मैं भी चाहूंगा कि मैं कहीं बाहर चले जाऊं, डिनर कहीं बाहर कर लूं। आज से पहले नहीं होता था ऐसा। अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो एंगेजमेंट से प्रोग्राम्स होते ही नहीं थे जनरली। मैं अगर 15 साल पहले की बात करूं, घरों से प्रोग्राम हो जाया करते थे। लेकिन आज कहां से हो रही है एंगेजमेंट साहब? तो इट्स ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ डिमांड। बहरहाल हम आगे बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई सम ऑफ इट इज एक्स आंटे और एक्स पोस्टे। एक्स आंटे, एक्स आंटे हो गया, इसका मतलब प्लानिंग वाला वर्ड जरूर आना है। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम वाली बात जरूर आनी है, इंडियन इकोनॉमी वाली बात जरूरी आनी है। तो ये सप्लाई बायर्स करते हैं या प्रोड्यूसर्स करते हैं? अब बताओ क्या है? Aggregate supply refers to the sum total of supply of final goods and services by the producer at a plant level of income। प्लान कर रहे हैं कि हम इतने की सप्लाई देने की सोच रहे हैं। बस ये कंप्लीट बात बोल दी है इस बच्चे ने। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने, बाकी लोगों ने समझी?
बाकी लोगों ने समझी नहीं समझी, एक बच्ची ने तो बोल दी, बाकी लोगों ने समझी नहीं समझी, गर्दन तो हिलाते हैं। कल भी ऐसी हुआ है, जो वो प्रेफरेंस शेयर्स वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा था मैं, तो 14,800 इंटू 2.5 करके मैंने बोल दिया, और जब मैं वीडियो खुद देख रहा था वो, मुझे लगा यार तो आप फिगर्स आ ही नहीं रही है, 9,900 इंटू 2.5 करके फिगर आ ही नहीं रही है, जबकि मैंने कहा है बच्चों से क्रॉस चेक कर लो, सब कह रहे हैं हाँ सर मैंने क्रॉस चेक कर लिया। सबकी गर्दन हिली है उस वक्त में, मैंने कहा शायद आया ही होगा ऐसे शायद, और जब फिर देखा तो फिर उसमें सबटाइटल्स ऐड करने पड़े हैं कि वो गलत बोला हुआ है मैंने वीडियो में। चलिए, बहरहाल मैं ये बात कह रहा हूं, जो डेफिनेशन नबीहा ने बोली है वो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं? सपोर्टिंग वर्ड्स क्या क्या हैं? Different level of income in an economy. इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग ईयर मत बोलिएगा। और which the producers, which the firms are planning to supply। ये वर्ड एक्स आंटे अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपके टीचर को लगेगा कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको मालूम है एक्स आंटे का वर्ड कहां इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोग प्रयोग में बार बार अगर लेकर आएंगे ना, तो हमारे आंसर्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे फिर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीगेट डिमांड्स बेटा? बायर्स बोल दे, हाउस होल्ड बोल दे? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, चलो ठीक है, बोलो नहीं बोलो कोई बात नहीं, इन एन इकोनॉमी बोल दो, ठीक है। अच्छा, सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, एंड इनकम इज इक्वल्स टू इनकम, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। AS refers to the planned output in the economy. It is indicated by the 45-degree line. याद है, हम एक C की लाइन बनाया करते थे, फिर हम एक S की लाइन बनाया करते थे। C की लाइन होती थी ओरिजिन से ऊपर, S की लाइन होती थी ओरिजिन से नीचे, और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती थी ओरिजिन से शुरू होकर बिल्कुल जैसे जैसे इनकम बढ़ती थी वैसे वैसे AS बढ़ता था। याद आई ये बात? याद आ गई ये बात? ओके जी। बात ये चल रही है कि अगर मैं ये कहूं कि AS इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स, तो गलत है कुछ? ठीक है, ये 45 डिग्री की लाइन बन रही है यहां पर, C प्लस एस, C प्लस एस, ठीक है। What is aggregate demands? Sum total of तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूं? AD इज इक्वल्स टू, हाँ, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी हुई है यार, काफी हमने इस पर डिस्कशन किया हुआ है, याद है नहीं? AD refers to the desired expenditure planned in the economy during an accounting year. It has two components: desired investment expenditure and desired consumption expenditure. हम डिजायर कर रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, हम डिजायर कर रहे हैं कि इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को, जो उस दिन कंफ्यूजन हुआ था चैप्टर्स का, उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ऑटोनॉमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के जरिए, मुझे नहीं मालूम अगर आप लोगों की बुक में जैसे वो वाली बातें नहीं हैं, तो ये पहली बार अगर चार्ट आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग उसको कैसे पढ़ोगे? हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था, हमने ये बात पढ़ी थी कि देयर इज सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच द प्रोड्यूसर हैज टू फॉलो बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रोडक्शन।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बिफोर स्टार्टिंग दिस अकेडमी, आई नीड टू परचेज ऑल दिस फर्नीचर, दिस प्रोजेक्टर, दिस लैपटॉप, एवरीथिंग, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश करी पूरी की पूरी। तो जितना भी मैं मैक्सिमम कर सकता था मैंने करा। इसका मतलब ये नहीं था कि जितना बच्चे आएंगे तो जितना मुझे प्रॉफिट्स होंगे तो मैं पैसा लगाऊंगा, बट देयर इज समथिंग कि जो मैं अब बच्चों के आने के बाद अब प्लान कर रहा हूं कि हाँ मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कुछ ना कुछ खर्चे करने चाहिए। तो देयर इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आ गई बात? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स क्या, जो बिना किसी प्रॉफिट लेवल के एट एनी लेवल ऑफ इनकम मुझे वो करना ही था, ठीक है ना। और इंड्यूस्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हुए, होने के बाद, डिपेंड करने के बाद, जो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक हो गई बात। फिर हम लोगों ने समझा था, मैंने ओला का एग्जाम्पल लिया था आपको, कि मेरे पास कुछ तो भी एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स होंगे कि मुझे भैया मारुति सुजुकी ओमनी खरीदने की है, मुझे ओला मुरादाबाद शुरू करना है अगर, तो मुझे ओला मुरादाबाद में शुरू करने से पहले मुझे जो है यहाँ पर बात करनी पड़ेगी भैया कि हाँ भाई मेरे पास मारुति सुजुकी ओमनी, सुजुकी डिजायर, ये सारी गाड़ियां मैं खरीद के रखूं। दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, मुझे खरीदना ही पड़ेगा, मेरे पास चाहे बिजनेस हो या ना हो, ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट कि हाँ इन फ्यूचर मुझे प्रॉफिट होंगे। बट उसमें जो मैं फ्यूल पड़वा रहा हूं वो क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या होगा, वो हमारा एक्सपेंडिचर एंड दैट विल बी कवर्ड एज कंजम्पशन। समझ में आई बात? तो बात ये चल रही थी, देयर इज अ डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच बिलोंग्स टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स एंड विच बिलोंग्स टू इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसमें हमने बात करी है, यह है मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स को शो करा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर है मेरी इनकम, मेरी वाय, और यह है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। यहां तक बात ठीक है? मुझे एक बात बताइए, ये डेटा सेट देख रहे हैं आप, ये वाला डेटा सेट, ये वाई क्या है, इनकम, ये सी क्या है, ये आई क्या है, और सी और आई को मिलाकर बनता है एग्रीगेट डिमांड। ओके, मजा आएगा आप लोगों को। जब मेरी इनकम 0 थी तो मेरा कुछ तो भी कंजम्पशन था और कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट था, मेरे एग्रीगेट डिमांड्स। जब मेरा इनकम कुछ तो भी बढ़ा, मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स तो कुछ तो भी, कंजम्पशन में तो कुछ बढ़ावा हुआ, इन्वेस्टमेंट्स वही रहे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गया। यहां देखना, अब देखो यहां पर, क्या ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है? क्या ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है? इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी इनकम अगर 60 है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20 था और मेरा कंजम्पशन अगर 60 था, तो मेरे कंजम्पशन की बराबर में अगर मेरी इनकम हो गई तो दैट मीन्स मेरा ब्रेक इवन हो गया है। तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हुए हैं, तो क्या करूंगा मैं? आप लोगों को बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम इज समथिंग डिफरेंट। मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम के साथ कंजम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ना, थोड़ा बारीक करो अपनी अकल को और समझो मैं क्या वो पुकारना चाह रहा हूं इस वक्त। आप लोग समझ लोगे, लेकिन थोड़ा फोकस थोड़ा सा बढ़ा लो 1 मिनट के लिए।
इससे पहले जब मैंने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था तो मैं कंजम्पशन को इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहा था, मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर मेरा कंजम्पशन मेरी इनकम के बराबर हो रहा था, मैं उसको क्या पुकार रहा था? ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ इनकम नहीं थी, फिर भी मेरे कुछ ना कुछ कंजम्पशन थे, वो क्या थे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। अब मैं पुकारना चाहता हूं इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम पुकारते वक्त आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन। AD इज इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो क्या इस पॉइंट पर AD इज इक्वल्स टू वाई हो रहा है? आ जाओ यहां पर। क्या यहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स हमने अज्यूम करे हैं, सम मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इंड्यूस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। इस पूरे चार्ट में हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई बात? ठीक हो गई बात? अब मेरी बात सुनना, मैं इस ग्राफ में ये चाहता हूं कि कंजम्पशन फंक्शन आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए एकदम। कहां से शुरू होगा जरा बताएंगे? यहां से? मैं पहले इनकम इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग वाई, वाई क्या होता है? इनकम। और भी कुछ पुकारते हैं? गुड, ये पहुंच गया ऊपर। क्या है ये? वाई बोल दो इसको, AS और वाई। सही हो गई बात। अब आगे मुझे चाहिए कंजम्पशन चाहिए मुझे। कहां से शुरू करूं? यहां से कहां को? ऐसे जाऊं? ऐसे? कहां को जाना? इधर जाऊं? इधर? यहां जाएगा मतलब लोअर। शाबाश, ये बात सुनना चाह रहा था यार मैं, मजा आ गया यार ये बात सुनकर, शाबाश। जो मेरी इनकम है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ेगा जरूर एट द इंक्रीज इन द इनकम, बट दैट विल बी इंक्रीजेज एट द स्लोअर रेट। देखो ये छोटी छोटी बातें ना, दैट कॉन्स्टिट्यूट एन आंसर। तो आप लोग यहां पर फोकस बैठोगे तो आप लोगों के आंसर्स आप लोग वहां पे बहुत आसानी से लिख पाओगे। मैं उन सारी ही बातों का आपको चैप्टर को पढ़ाते वक्त ही मतलब बता रहा होता हूं, और बारीक बारीक बातों को बार बार बोल रहा होता हूं, जो आप लोगों को बाद में चल के क्वेश्चंस में लिखनी होती हैं। अगर आप फोकस बैठे हो ना, यहीं का यहीं निपट जाएंगी सब चीजें। तो देखो मैंने यहां पर से इसको काटते हुए आगे लेके चला गया। ये क्या है? अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको भी ड्रॉ कर लूं। ये कैसे जाएगा? ऊपर, यहां से ऐसे ऊपर। ठीक है, अब क्या करा जाए? AD। AD कहां से शुरू होगा? AD इज द टोटल ऑफ दिस एंड दिस। समझे बात? नहीं, AD क्या होगा? C और I का टोटल। C और I को जब मैंने कंबाइन किया तो 20 और 30 को मैंने कंबाइन किया तो क्या बना? 50। तो यहां से बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन कहां हो रहा है? यहां पर। मैं बात क्या कर रहा हूं सुनो ध्यान से। पहले मैं ब्रेक इवन को पूछ रहा हूं, ब्रेक इवन कहां हो रहा है? यहां पर या यहां पर? यहां पर। एग्जैक्टली। बट इक्विलिब्रियम की बात करते वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट फिगर। ये बात देखो समझने की है, और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, डोंट कंफ्यूज विद द ब्रेक इवन। मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की, और वहां पर मुझे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉम्बिनेशन चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई तो ये था
और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा आज, ये बहुत शानदारी से समझने की चीज है और जाफरीन ने आज इसको खो दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ब्रेक इवन की बात यहां हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात यहां जनरेट हो रही है। सही है? अब सुनो मेरी बात, एक लाइन ड्रॉ कर लें जरा यहां से, और यहां पर देख लें कि वो किस लेवल ऑफ इनकम पर हो रहा है। जिस लेवल ऑफ इनकम पर ये यहां ये पॉइंट सज रहा है, वहां पर हम देखेंगे हमारा एक्सपेंडिचर क्या था और वहां पर हम देखेंगे हमारी इनकम क्या थी। थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया है, वरना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो रही है लेकिन वो बिल्कुल सीधी जाएगी। असल में मैंने ग्राफ थोड़े मोटे ले लिए थे पॉइंट्स, इसलिए थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया है, अदरवाइज ये बिल्कुल शार्प बैठेगा। आप लोगों को नहीं लगता कि अगर ये अभी अभी आप लोग अगर इसको बना लो तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा? बनेगा अपने आप। शाबाश, गुड, अप्रिशिएटेड, अच्छा लगा सुन के। बनाइए अपने आप। सबसे पहले हम एएस की घोषणा करने वाले हैं यहां पर। एएस कहां से बनता है? एएस इज व्हाट? इनकम। ओरिजिन से बढ़ेगा और बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद सी की घोषणा करेंगे। सी कहां से बढ़ रहा है? 30 की लाइन से। एट अ स्लोअर रेट, एट अ हायर रेट देन वाई? स्लोअर रेट। फिर उसके बाद आई, आई को बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर एडी, एडी कर्व। चेक कर लिया आप लोगों ने? बनाओ। अब इसके बाद आए, फिर इसके बाद एडी यहां से, और इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम बना है। जल्दी करें थोड़ा सा आगे। हो गया?
समझ में आया? चलें बेटा, आगे चलें। अब देखो यहां पर ना वही टेबल थोड़ा सा और अच्छे से बता दी है, और ये बताया है मैंने अच्छे से कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर हुआ है। जिस जगह पर इनकम 100 थी, कंजम्पशन पूरा किया हमने 80 करोड़ का, हमने आय को भी पूरा का पूरा डिवोट किया 20 करोड़ रुपीस, जहां पर हमारा एडी और हमारे वाई जहां पर बराबर थे वहां पर हमारा ब्रेक इवन हुआ। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन द प्लान्ड आउटपुट is equals to planned expenditure, that is 100 crore. It's need not necessary corresponding to the full employment. ये बात अभी हम डिस्कस नहीं करी है। ये ना जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली बातें थी, उसमें हमने आई भी इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हमने सी भी इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सारी चीजें थी पिछले वाले चार्ट में। अब इस वाले चार्ट में मैं थोड़ा स्पीड अप करना चाह रहा हूं, बात कुछ नई नहीं है इसलिए स्पीड अप कर रहा हूं। वही वाले चार्ट से जो ब्राउन वाला चार्ट, ब्राउन वाला जो लाइन था ना, मैंने उसको ऑरेंज कर दिया है, और जो ब्लैक वाला लाइन था, एएस वाला लाइन, वो अभी भी ब्लैक ही है। सही है जी? तो मैंने बस यहां पर आई और सी को छोड़कर, आई और सी को छोड़कर मैंने सिर्फ एडी और एएस, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मेंशन कर दिया है। ठीक है ना? जिस पॉइंट पर एडी इज इक्वल टू एएस होता है, उस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ये बात हमें अब ऑब्जर्वेशन के सहारे कुछ पढ़नी है। ठीक है ना? पहली बात, एडी लाइन इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री एएस लाइन एट द पॉइंट ई। सुन रहे हो? एडी लाइन, ऑरेंज वाली लाइन, इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को जो 45 डिग्री पर बनी हुई थी। ठीक है? और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि वी हैव रीच्ड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी? OL इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम। कौन सी वाली? ये वाली OL। ये वो इनकम है, ये वो जीडीपी है जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पहुंच रहा है। कितना पर? कितने पर? 100 पर, जो भी अभी हमने टेबल से भी देखा था। नाउ व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस is exactly equal to what the household wish to buy in the economy. लैंग्वेज देख रहे हो? लैंग्वेज देख रहे हो? लैंग्वेज सुन रहे हो? समझ रहे हो? साथ में नहीं हो गया अभी? What the producer wish to produce is exactly equal to what the household wish to buy in the economy, or that the desired expenditure on the output is equal to the desired level of output. ये बात समझी? मैंने बहुत इसको एक एक लाइन करके शो नहीं करा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसलिए। All the output as planned by the producers is purchased by the buyers in the economy. There are no unwanted and undesired stocks with the producers. ये वो लेवल है जब हम इस प्लानिंग में मेहनत करते 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 बहुत स्पेसिफिक मेहनतों के साथ अपने जो हमारे जो फोरकास्टिंग्स हैं उनको बहुत मजबूत करेंगे, तभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि हम लोग बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे अपने एडी टू एएस वाले सप्लाई में। बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं ये बात बता दूं आप लोगों को, देयर आर मल्टी बिलियनियर बी डॉट 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 डॉट, जो लोग गेम करते हैं फार्मर्स के साथ। स्टॉक करके रख लिया, अब उस वक्त में उन लोगों को भाव मिला बिल्कुल नेग्लिजिबल, कि वो फार्मर्स ये कहते हैं कि हम अपने खेतों से इतनी मेहनतें करके गेहूं, चावल, प्याज, जो भी वो लोग प्रोड्यूस लेकर आए हुए हैं अपना,
हम मंडी लेकर आते हैं, बट हमें मंडी पर पहुंचने के बाद अपने ट्रैक्टर ट्रॉली का भी पैसा नहीं मिल पाता। बट यही मिडिलमैन बी ए डॉट 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 जितने भी लोग हैं, ये लोग जो हैं इसको वेयर हाउसिंग करवाकर जब इसकी खूब हाइप क्रिएट हो जाती है तब इसको चौगने और 5 गुने प्राइसेस में बेचते हैं। फार्मर्स बेचारे वो वेयर हाउसेस में नहीं रख सकते ना, तो ये जो लोग हैं ना, ये उनका भी प्रॉफिट्स खा जाते हैं। और इस चक्कर में कई मर्तबा ये लोग चीजों को सड़ा भी देते हैं। जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर वाकई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होने लगे, और मैं चाहता हूं आप में से कोई अगर सिविल सर्विसेज में जाने की बात सोचे अगर, तो इन सारी चीजों को आप एलिमिनेट करवाने की बात सोच सकते हैं। हाँ, तब जाकर ये बात कही जा सकेगी कि हाँ भाई, हमारी जो डिमांड थी और हमारे जो सप्लाई थे वो कहीं ना कहीं बराबर हो गए। और होता क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हमें अच्छा प्राइसेस मिलता है। आप सुन रहे हो? एक मिनट ये सुनो मेरी बात। क्योंकि हम लोगों को एक्सपोर्ट पर अच्छा प्राइसेस मिलता है, सोचो आप फार्मर हो, आप राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको जो वहां का यूरोप का इंपोर्टर है वो कह रहा है कि भाई मैं 100 रुपए किलो देने को तैयार हूं, बट यहां पर आपको जो मिडिलमैन एजेंट है वो आपको 60 रुपए देने को तैयार है। आप किसको देने की बात करोगे बताओ? ऑब्वियसली। तो देश की सेवा आप कहां करी आपने? देश के बारे में आपने कब सोचा भाई? आप तो अपने बारे में सोच रहे हो ना। ये थॉट कहां से बना आपके दिमाग में? क्योंकि देश आपके बारे में नहीं सोच पा रहा, इसलिए आपने अपनी फिक्र करनी शुरू कर दी। जर्मनी में, यूरोप में, इन सब जगहों पर ऐसा नहीं होता है। उन लोगों की वांट्स का भरपूर ध्यान रखा जाता है। और जो भी बी ग्रेड जो सिटीजन्स हैं, मैं बात कर रहा हूं जिनका राशन कार्ड जो है वो कुछ अलग तरीके का बनता है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं, उनको चावल कैसा मिलता है आपने देखा है कभी? मतलब ऐसा चावल है उसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं, आप खा नहीं सकते हैं उसको। ये हमारी सरकार हमारे लिए फैसिलिटी देती है, जिसके लिए वो बार बार तकाजा ठोक ठोक करके हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, ये लगे हुए हैं इसमें। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि क्या आप लोग उसको खाना पसंद करोगे? और ऑब्वियस सी बात है, ना खाकर फिर वो वेस्ट ही है ना। लेकिन वो जो सरकार है ना, वो आप ही लोगों से उसी चीज का पैसा वसूल कर रही है बाय द वे ऑफ टैक्सेस। सिस्टम करप्टेड है बहुत, लेकिन सही चीजों को पढ़कर, सही एडमिनिस्ट्रेशन को जानकर अगर कोई पॉलिटिक्स में आने की बात करे विद द गुड इंटेंशंस, उसको हमेशा प्रमोट किया जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो कर रहे हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग एवरीवन। बहरहाल, ये आप लोगों को ऑब्जर्वेशंस पढ़ने में आई। इसमें से रटने वाली बात कौन सी है, जरा बताएंगे जरा मुझे, क्या क्या बातें रटनी पड़ेंगी? ये ग्राफ याद आ सकता है, ये बात याद आ सकती है कि ऑरेंज लाइन जो है कब ब्लैक लाइन को कट कर रही है, उसको क्या पुकारते हैं? कैसे लिखेंगे कि ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, ये वाली लाइन इसको कट कर रही है? एट पॉइंट ई। और ये जो 45 डिग्री लाइन है ये क्या है, और जो ये ब्लैक वाली लाइन, ऑरेंज वाली लाइन है, ये क्या है? पहले तो ये बताना है कि ये दोनों लाइंस कौन सी हैं। ठीक है, इनकम को हम क्या पुकार सकते हैं? और एग्रीगेट सप्लाई पुकार सकते हैं। इन दोनों लाइनों के बारे में डिस्कशन कर लिया, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये इस पर कटिंग कर रही है इस पर। चौथा पॉइंट ये हो गया कि ये जो पॉइंट निकल कर आया एक्स एक्सिस पर, ये वो इनकम है जो, ये वो इनकम है जो, ये जो जीडीपी आई है 100, ये कौन सी जीडीपी है?
ये इक्विलिब्रियम जीडीपी है, और वो वाला जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सपेंडिचर है। इस चार्ट में से ही मैंने आपको सारी बातें बता दी। रटेंगे अब ना? रट लेते हैं, चलो ऑब्जर्वेशन फिर। हाँ, रटें, शुरू करें। एक बारी फिर से पढ़ो इसको, ऑब्जर्वेशन को सारी। ये पॉइंट इनका कंक्लूजन है। मानिए बेटा, समझ में आया? ये वाला पॉइंट इन सारी बातों का कंक्लूजन है कि जब AS इज इक्वल्स टू AD होता है तो बहुत सारा अनवांटेड स्टॉक बचा रह जाता है ना अक्सर बेटा? बहुत सारा स्टॉक बचा रह जाता है जब AS इज इक्वल्स टू AD होता है। जब AS इज इक्वल्स टू AD होता है तो हमारा कोई भी स्टॉक बचा नहीं रह जाता, कोई भी वांट अनफुलफिल्ड नहीं रह जाती है। और इसी बात को इस पॉइंट ने शो किया। तभी तो वो सच्चा इक्विलिब्रियम होगा ना, तभी तो कहलाएगा ना वो सच्चा इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बात है, क्वेश्चन करना है छोटा सा, मैं मार्क कर लूं जरा 1 मिनट के लिए। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द इक्विलिब्रियम y, यानी कि फाइंड द इक्विलिब्रियम GDP, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5y। मैं ना इस वक्त आप लोगों के ब्रेन से देखना चाहता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसे नजर आ रही है। एंड I इज इक्वल्स टू 1000, AS is equals to AD. AS is equals to AD. And what is AS? AS is equals to? हाँ ठीक है, AS is equals to AD. AS, चलो ठीक है, we very well know that the equilibrium is the point where AS is equals to AD. ठीक है ना? Y, AS को मैं पुकार सकता हूं Y। मैं आंसर नहीं कर रहा, मैं आंसर नहीं कर रहा। AD is equals to C plus I, ये बात ठीक है? चलो अब मुझे बताओ ये क्या पूछना चाह रहा है, ये है ही क्या सवाल? चलो करके देखो। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपकी फेवरेट क्लास होनी चाहिए, मतलब इसमें इतना मजा होना चाहिए यहाँ पर, और इसमें कॉम्बिनेशन हर चीजों के होने चाहिए, रिवीजन का भी, एनालिटिक्स का भी, ग्राफ्स का भी, टैबुलर का भी, सब चीजों का।
आई हैव टू चेक। मेरे हिसाब से 2200 होना चाहिए। आपने क्या सोचा है मुझे वो बताइए। ए एस इजिकल्स टू ए डी, ठीक है। फिर एस वाले रास्ते से जाने की जरूरत नहीं थी। एस में खामोखा कंफ्यूज हो जाएंगी, आप सिर्फ वाई लिख देती हैं आप। AS is equal to AD, AS को हम Y लिख सकते हैं, Y is equal to C plus I, ठीक है, Y ऐसे ही रहेगा, C plus I में पूरी C की वैल्यू प्लस I। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या किया? करो करो करो, शाबाश, सही कर रही हो, सही कर रही हो। बताओ क्या वैल्यू आई? y तो एज इट इज रहेगा, c में c की वैल्यू लिख दी हमने और i की वैल्यू दे रखी थी। 100 प्लस 0.5y। हाँ हाँ नबिया बताइए। 2200 यू गॉट। अक्सा बेटा बोलो, कहाँ हो आप? साथ में अभी करिए। अगर आप लोग मेरे साथ हो, मेरी बात सुनो, जो लोग अभी कर रहे हैं मेरी बात सुनो। y फंक्शन में, फंक्शन के अंदर y की वैल्यू दे रखी है हमें। y जो है इसमें फंक्शन में दे रखा है और मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने क्या काम किया कि जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है और c जो है इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है। देखो आप सुन नहीं रहे हो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, आगे भी काम में आनी है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे फंक्शन के अंदर जो वैल्यू मुझे निकालनी है वही फंक्शन के अंदर मुझे उसके टर्म्स में वो वैल्यू दे रखी है, तो मैंने क्या काम किया, ये बात मुझे मालूम थी कि पॉइंट तो वही है जिस पॉइंट पर एस इक्वल्स टू एडी होता है, तो मुझे मालूम था एस को वाई पुकारता हूं मैं। यहां पर मैं सी प्लस एस वाले रास्ते से नहीं जाना पसंद कर रहा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास सेविंग्स वाली फिगर्स दे रखी नहीं है। अगर वो फिगर्स दे रखी होती तो मैं इसको भी ब्रेक कर लेता। चलो मैं बताता हूं, आप लोगों को। तो मैंने यहां पर सी की जगह पर ये सारी वैल्यू लिख ली। सी दे रखा था ना हमें और ये आई दे रखा था हमें, तो मैंने क्या काम किया, सी इक्वल्स टू आई में यहां पर सी की जगह पर सी की वैल्यू लिखी प्लस आई कर दिया। ठीक है अक्सा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, करके बताइए। उमर कितना आया बच्चों बाकी के? आ गया सबका? तो ये हो गया, क्योंकि प्लस है लिखा हुआ तो ब्रैकेट में ऐसे ही खोल सकता हूं डायरेक्टली। तो मैंने 100 प्लस 0.5 वाई प्लस 1000 लिखा। y को 0.5 y को मैं इधर लेके चला गया, y माइनस 0.5 y, और 100 प्लस 1000 को मैंने 1100 लिख दिया। तो 0.5 y इज इक्वल्स टू 1100, y इज इक्वल्स टू 2200। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं अगला। एक मिनट,
खुद से करने की कोशिश करिए। Four hundred. 400। गुड। फोर 4000 आ रहा है, नहीं आया? मैंने ये गलत क्वेश्चन नहीं है। आ गया? अब आ जाओ, ये बिल्कुल एक नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल नई वैरायटी है और मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों को इसमें। लेट्स सी हाउ योर ब्रेन थिंक्स, रियली इंपॉर्टेंट। जो भी आप लोग करना शुरू करो ना, जो भी आप लोग करना शुरू करो, मुझे सोच के बताना जरूर पहले। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए फिर आगे। ये ब्रेक इवन की बात पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात पूछ रहे हैं? इसमें एक बहुत ही छोटा सा क्लू है इस क्वेश्चन में। फाइंड द इक्विलिब्रियम C when y is equals to 6000। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। C हमारा तभी होगा, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारा C और Y बराबर होंगे। गुड, वेरी गुड, गो अहेड आगे। सोचा बिल्कुल सही है आपने। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्टीन हंड्रेड, 4600 कैसे लाया, 1400 कैसे लाया आप लोगों ने? Y की जगह पर क्या रख दिया? 6000। 6000 इंटू 0.75 कितना होता है? तो 4500 प्लस 100 कितना हुआ बेटा? आप तो 1400 बता रही हैं। पूछा क्या गया है? हाँ, C जो है, कब जो है इक्विलिब्रियम C कहलाएगा? जब वो Y के बराबर होगा।
इस कंजम्पशन फंक्शन के जब वो बराबर हो जाएगा तब वो इक्विलिब्रियम सी कहलाएगा। y equal to c plus i, ठीक है, y की जगह पर 6000 रख दिया, ठीक है, और c plus i में 100 plus 0.75y नहीं और plus i आई क्यों लगाया? ये तो आई तो ऑलरेडी किया हुआ है ना उसने। यहाँ पर है, मतलब कहाँ का है? आई को कैसे पता करोगे? आई कहाँ है? पहले i निकाल लेंगे ना 4600 c equal to i कर दिया तो i को 4600 c equal to i कैसे? अरे आई की बात कर ही क्यों रहे हो? एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इक्विलिब्रियम सी कब कहलाएगा? जब वो इक्विलिब्रियम वाई के बराबर होगा। फंक्शन जो है वो ये कह रहा है कि वो 100 प्लस 0.75 वाई है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बोल नहीं रखा। जब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बोल नहीं रखा तो आई इज इक्वल टू 0। जब i इज इक्वल टू 0 हो गया तो तब क्या कहोगे आप कि जब y इज इक्वल टू c, एट दैट पॉइंट आर कंजम्पशन फंक्शन विल शो इक्विलिब्रियम। तो कितना हो गया ये 0.75 y क्या मतलब हो गया 6000। तो 4500 प्लस 100 4600 ही हमारी कंजम्पशन होना चाहिए, जिस पॉइंट पर हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम सी होगा। हमारा कंजम्पशन जो है 4600 होना चाहिए, उस पॉइंट पर हम ये कहेंगे कि हमारा वो इक्विलिब्रियम कंजम्पशन है, और ये वही होगा जिस वक्त में हम लोग कहेंगे कि हमारी इक्विलिब्रियम इनकम हुई है। At 6000 of our income, our consumption is 4600, और जो बाकी का बचा हुआ वो 1400 रुपए आ रहा है आपका, वो आपका इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है। तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं फाइंड द इक्विलिब्रियम सी। क्या है 46 हो गया जो 4600 वाली वैल्यू है, वो 4600 वाली वैल्यू के बारे में वो पूछ रहा है कि वो कौन सा पॉइंट होगा कंजम्पशन का जहां पर मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन बराबर बराबर होगा। कंजम्पशन फंक्शन कुछ कह रहा है, वो बोल दिया उसने। तो 1400 रुपया जो आया है वो आपकी आय की वैल्यू आ रही है, बट वो नहीं पूछा है क्वेश्चन ने। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंजम्पशन, एंड दैट कम्स आउट टू 4600। आज की तारीख का एक शानदार क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा जरूर, प्लीज। आ गए यार? है? अभी नहीं आए, देखो 2 मिनट की बात सुन लो, आप जल्दी निपटा लोगे उसको, प्लीज प्लीज। जरूरी है यार, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जरूरी सोच के रखा हुआ था। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड। घर पे जाके कर लेना, सुन के चले जाओ बस। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स इज 10 करोड़। आय की वैल्यू तो मिल गई मुझे, ठीक है जी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50, ठीक है जी। विद एमपीएस ऑफ 0.2 एंड द लेवल ऑफ इनकम इज 500, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करेगा। विद द इनकम लेवल ऑफ ₹500 करोड़, estimate the value of ex ante aggregate demands. What is the ex ante aggregate demands? What it is? Planned, ठीक है। Planned का मतलब क्या हुआ? Planned aggregate demand is equals to what and plus what? C plus I। तो जब मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं बात कर रहा हूं एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड्स की, मैं बात कर रहा हूं एक्स आंटे कंजम्पशन की, और बात कर रहा हूं एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट्स की। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट तो दे रखे हैं ऑटोनॉमस वाले, क्या एक्स आंटे कंजम्पशन भी दे रखा है?
तो क्या वो इंड्यूस्ड है या वो ऑटोनॉमस है? तो कुछ इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूं एक्स आंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन आते हैं या फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी होते हैं? कैसी बात कर रही हो यार, कैसी बात कर रही हो? वो तो एक्चुअल की बात हो रही है। मैं प्लान करता हूं कि मेरे यहां पर जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं वो 4,000 रुपए महीने का खर्चा करेंगे, बट अगर उनकी इनकम ज्यादा होगी तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो 4,000 ही करेंगे। क्या मैं वो प्लान नहीं कर सकता बाय कॉम्प्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी? वो जो भी है। अब मैं बात कह रहा हूं, क्या मैं ये कहूं कि ऑल माय ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इज माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इंड्यूस भी हो सकते हैं? वो कुछ हो सकते हैं ना। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन को मिलाकर मैं एक्स आंटे कंजम्पशन बोल सकता हूं। प्लान्ड और इंड्यूस को एक मत समझो, प्लान्ड और इंड्यूस्ड को एक मत पकड़ो। अनप्लान्ड इज वो है जो वो डिजायर्ड, वो जो एक्चुअल है। डिजायर्ड जो तो वो है जो प्लान्ड है। क्या मैं ये प्लानिंग नहीं कर सकता कि अगर मेरी इनकम 1,00,000 रुपए की होगी तो मैं अपनी इनकम का 30% और खर्च कर दिया करूंगा? ये मैं प्लानिंग नहीं कर सकता। तो ये जो है वो एक्स पोस्ट हो गया। आप तो ऐसे ही कह रही हैं शायद। देखो कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए बहुत बारीकी से यहां पर सवाल को रख रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स आंटे के अंदर इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो सके? हो सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे आप उसको? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? What is the value of my ex ante consumption? बस मैं इतना पूछ रहा हूं here। इस पर देखो डिस्कशन ज्यादा नहीं करना चाह रहा। मुझे तो कंजम्पशन बता दो, एक्स आंटे कंजम्पशन। क्या एक्स आंटे कंजम्पशन में सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन आते हैं? इंड्यूस कंजम्पशन भी हो सकते हैं। क्या मैं इंड्यूस कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकता हूं? तो वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है या इंड्यूस्ड सेविंग्स है? मैंने अच्छा कहा था। और तो कितना हुआ वो? तो ये है मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या? हाँ, क्यों कर रहे हैं? क्या है ये? आप लोग अपने नोटबुक में लिखो, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स आंटे कंजम्पशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कर सकते हैं? And plan is equals to autonomous plus induced। निकालिए अब आगे की बात। 400। इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना आया? एंड व्हाट वाज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन? अरे बस क्या सर, सब चीजें सही निकाल के गलत वैल्यू दे दे रहे तुम यार। एग्जैक्टली 490 बोल रही थी बेटा आप। कैसे आया 450 ये तो बता दो।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आंटे कंजम्पशन, ये कैसे पता लगाया? चलो एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं स्क्रीन पर कुछ दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर मैं कुछ दिखा रहा हूं, आप लोग बोलो कि ठीक है ये गलत है, आप खामोश रहेंगे, ठीक है? हाँ खामोश रहेंगे। AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई ना, अजमी इधर देखो बेटा, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई, एक्स आंटे AD निकालना था ना मुझे, तो एक्स आंटे AD निकालने के लिए मैंने कहा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो C मुझे निकालना है, ये C कौन सा वाला C निकालना है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। एक मिनट के लिए खामोश रहना, खामोश रहना, मैं कुछ लिखूंगा यहां पर, आप बताना कि वो पूरा होने के बाद वो ठीक है या गलत है। मैंने यहां पर क्या लिखा? 50 प्लस 0.2 इंटू 500 और ये हो गया 150, ये ठीक है? हाँ बेटा ये ऐसे ही तो किया है मैंने। क्या बात, ये देखो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बढ़िया वाला। तो मैं ये कह दूं कि 150 प्लस 10 जो है वो AD होगा? नहीं, क्या गलती है यहां पर? मैं बता रहा हूं आपको, अभी अगर मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों के कानों के पास जाकर चिल्लाऊं ना, तब भी मैं कह रहा हूं जब आपको ये अगली बार क्वेश्चन आएगा ना, और मैं बहुत डेफिनेट हूं ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोग ये डेफिनेट बोल रहा हूं कि आप लोग ना इस वाली फिगर को, ये वाली फिगर को पक्का कह रहा हूं गलत कर आओगे। आप लोग ध्यान ही नहीं रखोगे इस बात का, भले इसे मैं कितनी बार चिल्लाकर बोल दूं इस वक्त। अपने नेक्स्ट लेवल को पुश कर लेना और बता देना अपने दिमाग को कि यहां पर मुझे गलती नहीं करनी है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि क्या MPS और MPC एक होता है? क्या चेंज होता है? क्या MPS B होता है? तो MPC जो है वो होता है 1 माइनस MPS, और इस वाले केस में वो होगा 1 माइनस 0.2, यानी कि वो होगा 0.8। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर मैं करूंगा 50 प्लस 0.8 इंटू 500, दैट कम्स आउट टू 400। 400 प्लस 50 इज हाउ मच? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस 450 के अंदर मैंने I जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे? एक्स आंटे ADs, एग्रीगेट डिमांड। ये ना मुझे सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट था, इतनी सारी चीजों को एक साथ लाकर रिवाइज कराकर आप लोगों से पुकारवाना, आप लोगों से बुलवाना कि ये सही है, मुझे मेरा मकसद ये था। अगर मैं इसको डायरेक्टली बोल देता ना बस कि हाँ ये ऐसा होता है करके बस खामोश, तो आप लोग उसको ऐसा नहीं समझते जैसा इस वक्त आप लोगों ने तो समझा होगा।